गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि कल का आपका सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। उसी क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मुझे याद थे कि क्या क्या आए थे पेपर में, और जिन जिन लोगों ने ये पेपर दिया होगा तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो चलो अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था। अब देखो, एक दो बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि जो मॉडल पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने स्टैट पूछा, तो आप हमारा स्टैट कवर करवा दो। अब देखो, उन्होंने कल सिर्फ जहाँ तक मुझे याद है स्टैट का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी आया था एनोवा पे आया था कि कौन सा एनोवा का मेथड है जिसमें हम क्या टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने बाकी मैक्सिमम सारा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कवर किया था। पर जहाँ तक क्वेश्चन को देख के लग रहा है तो उन्होंने जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। चलो, सबसे पहले अब मैंने ये नंबरिंग वाइज तो नहीं है, बट ऐसे जैसे जैसे मुझे याद थे मैंने वैसे वैसे ये क्वेश्चन अरेंज कर दिए हैं। सबसे पहले कुछ जो आपके MSQ थे, तो जो MSQ थे उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उन्होंने स्पेशल उधर मेंशन किया था। अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी होंगी वो 2 नंबर के थे। ठीक है, उसके बाद जो आपके कुछ 2 नंबर के ऐसे भी क्वेश्चन थे और उनमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 2/3 थी, और कुछ 1 नंबर में 1/3 थी। तो हर एक क्वेश्चन का अपना अलग अलग से नंबर था, उन्होंने साइड पे उधर मेंशन किया था। सबसे पहले आ गया, एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर था एरर इन एट्रीब्यूशन। ये क्या था? ये एक थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने एक कंडीशन दी थी आपको कि ऐसी कौन सी मतलब कंडीशन आती है जब हम किसी मतलब हम कुछ परसीव करते हैं, एट्रीब्यूशन हम लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हम कंडीशन को इग्नोर करते हैं, और मतलब हम इंसान की मतलब कंडीशन को इग्नोर करके अगर अगर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसका गुड लक था, किस्मत अच्छी थी, है ना। बट अगर किसी की मतलब कोई कुछ लाइफ में गलती कर ले तो हम कभी भी सिचुएशन को उसमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम बोलते हैं ये इंसान ही वैसा था। तो वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो, FAE क्या होता है कि एरर इन एट्रीब्यूशन होता है, तो इसका आंसर भी यही था। क्या था? इन मेकिंग एट्रीब्यूशन देयर इज ओवरऑल टेंडेंसी फॉर पीपल टू गिव ओवरऑल वेटेज टू इंटरनल और डिस्पोजिशन फैक्टर, यानी कि हम पर्सन का जो बिहेवियर है उसको ही मतलब ज़्यादा वेटेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू सिचुएशनल फैक्टर्स को। तो वो क्या होता है? FAE, एरर इन एट्रीब्यूशन। तो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर यही था, उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट दी थी। सेकंड क्या आ गया? सेकंड क्वेश्चन क्या कि एक क्वेश्चन आपको आया था कि ऐसा कौन सा मतलब कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो मेन हेड होता है वो अपने सारे सबॉर्डिनेट्स की मतलब बात सुन के चलता है, कि एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वो स्टेटमेंट से ही पता लग रहा था पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थी, उसमें कुछ सपोर्टिव था उसमें, और इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती थी, बट इसका आंसर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप था। अब एक आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर आया था, और वो क्या थे? आपके मैच करने के क्वेश्चन थे। उसमें आपको शायद से ये पूछे थे, एसिटल कोलाइन का पूछा था, पेरिफ्रिन का पूछा था, सेरोटोनिन का पूछा था, और गावा का पूछा था। अब देखो, मैंने आपको ये करवाए नहीं थे, बट अगर करवाए होते तो ये बिल्कुल सीधे सीधे से आए थे, और मैंने इनको लिख जैसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी तो जब मैंने पढ़ा था मैंने उनको बिल्कुल शॉर्टकट वैसे ही पढ़ी थी। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। सीधा उन्होंने पहले एसिटल कोलाइन किसके लिए था, बिल्कुल सेम ऐसी ऐसी ही स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, लर्निंग में, मेमोरी एंड स्लीप में कौन था? एसिटल कोलाइन था। इपाइनफ्रीन दिया था कि ग्लूकोज या शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए था। ठीक है, या नॉरपाइनफ्रीन दिया था, शायद से इन दोनों में से एक था। फिर एक उन्होंने दिया था सेरोटोनिन, ये किस लिए होता है? आपके मूड के लिए होता है। और एक उन्होंने दिया था इनहिबिशन के लिए, वो कौन सा होता है? गावा। ये क्या होता है कि ये आपकी इनहिबिट करता है एक्साइटेशन और एंग्जाइटी को। इनहिबिशन क्या हो गया? मतलब रोकता है। तो ये 4 इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए थे। और अगर आप नेट के लिए भी पढ़ोगे तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर में आपको बता देती हूँ कौन सा आया था, नेट के एग्ज़ाम में ग्लूटामेट का आया था कि कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंक्रीज़ करता है और स्ट्रेंथन करता है मतलब। तो उसमें उसमें क्या था? ग्लूटामेट था उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था आपको इसमें से बंडूरा की थ्योरी पूछी थी, ये सोशल लर्निंग की थ्योरी है। तो उन्होंने पूछा था कि वो सेल्फ को मतलब कि किस चीज़ में उनके कंसेप्ट में सेल्फ एफिशिएंसी था, कि सेल्फ कंसेप्ट था, कि सेल्फ अवेयरनेस था, ऐसे करके कुछ 4 ऑप्शन थे। तो उसका आंसर आपका क्या था? सेल्फ एफिशिएंसी था,
कि एक इंसान की खुद की किसी कंडीशन को परसीव करने की जो कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये जो सारी छोटी छोटी टर्म्स है, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ कंसेप्ट वगैरह, मैंने आपको स्टार्टिंग में जहाँ बुक्स रिकमेंडेशन वाली वीडियो बताई थी, ये उधर मैंने आपको बताया था कि 12th की एनसीईआरटी को 1 या 2 बार गो थ्रू कर लो उसमें से, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से ही क्लियर होंगी। अब आप बोलो कि ये सारे एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करना हर एक वीडियो में, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है। अगर किसी ने नहीं ली है 12th की एनसीईआरटी, तो एक बार ले लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट एक उन्होंने पूछा था कि ऐसी कौन सी थ्योरी है इमोशन की जिसमें क्या फिजियोलॉजिकल इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इमोशन एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं। तो मैंने आपको जब इमोशंस की थ्योरीज करवाई थी तो उसमें सीधा बताया था कि कैनन बर्ड की थ्योरी में क्या दोनों एक साथ आते हैं, तो उसका आंसर कैनन बर्ड था। डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने पूछा था कि एक कुछ कंडीशन दी थी आपको कि पता नहीं एक बच्चा कुछ थी कंडीशन, अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट उधर क्या था कि वो अपने फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन बना रहा था कि ऐसे था वो उधर मेरे हिसाब से उधर क्या था, रैशनलाइजेशन था कि वो रैशनल एक्सक्यूज़ दे रहा था उस चीज़ के रिलेटेड। अब जब आंसर की आएगी तो बिल्कुल कंफर्म तभी होगा। नेक्स्ट आ गया एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर आपका सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाए तो कौन सी चीज़ को क्या क्या होगा, तो सारे थे उधर, हाई बीपी होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बट एक ऑप्शन था शायद वो सी ऑप्शन था, वो था सेलिवेशन। सेलिवेशन नहीं होगी क्योंकि जब आपको स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, ये मैंने आपको करवाया था नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम था ये, पेरिफेरल था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो 2 पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल था ये ऑटोमेटिक और सोमैटिक था। जो ऑटोमेटिक था वो आगे 2 पार्ट्स में था फिर से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या था आपका कि बिल्कुल स्मूथ जो फंक्शन चलते हैं, और सिंपैथेटिक क्या था, स्ट्रेस। मैंने ऐसे से आपको डिनोट करने के लिए उधर बताया था ट्रिक याद करने की, एस सिंपैथेटिक मतलब ऐसे ऐसे करके याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक होती है कि स्ट्रेस के साथ ये फाइट एंड फ्लाइट मोड भी बोलते हैं हम इसको, ये भी बताया था मैंने अलग से। और इधर क्या था, सिर्फ सेलिवेशन नहीं था क्योंकि जब हमें स्ट्रेस वगैरह होता है हमारे मतलब सेलिवेशन नहीं थी, हमारा माउथ क्या होता है, ड्राई होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं था। फिर एक उन्होंने पूछा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मीनिंग का, मॉर्फिन है। फिनोम भी दिया था उन्होंने, पर फिनोम क्या होता है, एक बेसिक साउंड होती है जो आप कुछ वर्ड बोलते हो प्रोड्यूस होती है, जैसे आप बोल रहे हो कैट, तो ये जो ए की साउंड हो रही है ये क्या था, फिनोम, बट उधर आंसर क्या था इसका, मॉर्फिन, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मीनिंग का, मॉर्फिन है। फिर एक आपको मैच द फॉलोइंग आया था जिसमें आपको ये शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन था, मोशन पैरालैक्स कन्वर्जेंस लीनियर पर्सपेक्टिव, ऐसे करके इसका कुछ था, और मुझे लग रहा है इसका आंसर भी बी था, मुझे आंसर याद है अभी तक। फिर बट इसमें क्या था कि मोशन पैरालैक्स क्या होता है आपका कि जो क्लोजर चीज़ें हैं वो आपको क्या दिखती हैं, पास दिखती हैं, मतलब वो फास्ट दिखती हैं, और जो दूर की चीज़ें होती हैं वो स्लो दिखती हैं। जैसे ट्रेन की अगर आप जितने पास हो आपको उतनी स्पीड में लगेगी, बट जब आप दूर हो तो वो क्या धीरे लगेगी। तो कन्वर्जेंस क्या होता है, मॉनिक्यूलर ये बाइनिकुलर क्यू का एक पहला एक ही करवाया था मैंने उसमें कन्वर्जेंस, ठीक है। उसके बाद लीनियर पर्सपेक्टिव जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, पैरेलल लाइन करके एक ऑप्शन आया था आपको, तो ये आपका उधर से था, ठीक है। और ये मैंने आपको सारे करवाए थे। जब परसेप्शन, अगर आप अभी भी वीडियो खोल के देखोगे यहाँ तो उधर ये सारे मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ यूज़ होते हैं, एनोवा की उन्होंने बहुत सारी टाइप्स दी थी, 2 × 2 फैक्टोरियल इंटू 3, 4 × 3 × 2, उधर 2 वे एनोवा था। अब आगे टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट दिए थे, एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि एक बच्चे के क्लास में शायद से कम नंबर आए हैं और वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता है, तो वो कौन से कन्फ्लिक्ट में है। तो ये जब मैंने आपको स्ट्रेस का करवाया था, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट उधर करवाए थे, बिल्कुल सीधे सीधे बताया। ये अवॉइडेंस था शायद से, क्योंकि जहाँ हमारे पास दोनों नेगेटिव अप्रोचेज़ हों और हमें एक को हम कुछ भी चूज़ नहीं कर पा रहे हों, तो वो क्या होती है, दोनों अवॉइडेंस। मैंने आपको एक अप्रोच अवॉइडेंस भी करवाई थी, डबल अप्रोच अवॉइडेंस भी करवाई थी, ये आप उधर से देख लेना, ये करवाया था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आया था लॉस ऑफ, एक आपको मेमोरी का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ये ऑप्शन दिए थे रेट्रोग्रेड और इंटेरोग्रेड। और इसमें क्या था, उन्होंने सिंपल से पूछा था कि अगर एक किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको पहले की सारी चीज़ें उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है, जब पहले की मेमोरी लॉस होती है वो क्या होता है, हमारा रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है। और जब हमारी क्या होती है, नई एक्सीडेंट के बाद आपकी जो मेमोरी बनने की पावर है अगर वो भी ख़त्म हो जाए और न्यू मेमोरी नहीं बने, तो वो कौन सी होती है आपकी, इंटेरोग्रेट एमनीशिया होता है वो, ठीक है।
इसमें क्या होता है, हम एलटीएम में स्टोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इंटेरोग्रेट एमनेशिया में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आया था, ये मॉरल डेवलपमेंट का आया था कोहलबर्ग की, उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ दिया था। और अगर अभी आप अगर नेट पे सर्च भी करेंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंस डायलेमा बोलते हैं। इसमें क्या था, जैसे ही उन्होंने पूरा पैराग्राफ दिया था, वो वैसे ही स्टोरी है कि एक एक इंसान होता है, उसकी क्या वाइफ बीमार होती है, उसको कुछ ड्रग चाहिए होता है, मतलब मेडिसिन, तो वो एक ही केमिस्ट के पास अवेलेबल होता है, वैसे करके। तो उसका क्या आंसर था ना, वो स्टोरी पढ़ लेना एक बार। उधर वो इंसान क्या करता है ना लास्ट में, जब मैंने अपने टाइम ये थ्योरीज पढ़ी थी ना, तो मैंने इनके पीछे की स्टोरीज भी पढ़ी थी, इसलिए उधर ही ऐसे स्ट्राइक कर गया, नहीं तो स्पेशली कहीं पे भी नहीं बताते हैं। पूरी स्टोरी थी, और लास्ट में क्या था कि वो सारी चीज़ें तोड़ के उस टाइम क्या करता है, चोरी कर लेता था। तो ये शायद सी ऑप्शन था उसका, कि वो चोरी करके वो ड्रग ले लेता है, ठीक है। इसको जब मैं अब आपको नेट की वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप चाहते हो कि पूरी थ्योरीज भी कवर हों, तो कमेंट करके बोल देना। नेक्स्ट आ गया, आपको आइसिन की थ्योरी बोली थी, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न का क्राइसिस पूछा था। तो उधर क्या था, आइडेंटिटी मॉर्टेनियम था, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ अभी, इसी नोटबुक में होगा ये। अब जिन लोगों ने पहले नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, प्रीवियस ईयर किए होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा ठीक ठीक रहा होगा। देखो, उन्होंने एक आइडेंटिटी फोरक्लोजर पूछा था, आइडेंटिटी मॉर्टेनियम पूछा था, आइडेंटिटी डिफ्यूज़न था, और आइडेंटिटी अचीवमेंट था। बट जो आइजन की थ्योरी में यूज़ हुआ वो आइडेंटिटी मॉर्टेनियम था। ये क्या था, इज़ वन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ। इट इज़ ए पीरियड ऑफ active searching for one's occupation, religious ethic or other form of identity to determine who they are really are, ठीक है। अब देखो, मैंने इधर स्पेशल लिखा भी था ये, इट इज़ ए आइडेंटिटी क्राइसिस एज पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टीन्स एंड टू फाइंड देमसेल्फ। तो ये उधर क्या था, उसका आंसर ये आइडेंटिटी मॉर्टेनियम। उधर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आइसिन क्या था कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में क्या था कि जब एक बच्चा इस स्टेज में होता है, उधर क्या होता है कि उसको उसको पता नहीं लग रहा होता है कि वो क्या चीज़ ले। ये शायद टीन एज वाली स्टेज थी आपकी, उसमें था ये। और ये थ्योरी मैंने जब आपको मॉडल पेपर करवाया था, उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था आइजिन की थ्योरी का, ठीक है। अब ये थी इसकी स्टेजेस, ये मैंने आपको तब भी बताई थी। और ये कौन सी स्टेज थी, 11 to 18 ईयर, जहाँ ये की जो सबसे क्या होती है, मतलब एक क्राइसिस वाली ही स्टेज होती है एडोलेसेंस के लिए। कि देखो, अब जब आपकी 12th वगैरह क्लास आती है, इसमें ही आता है कौन सा सब्जेक्ट लें, किस में कैरियर बनेगा, किस में नहीं बनेगा। उस टाइप का क्राइसिस किस में आता है, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में, ठीक है। एक अटैचमेंट थ्योरी का उन्होंने पूछा था आपको, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अटैचमेंट थ्योरीज ये डेवलपमेंटल थ्योरीज में है शायद से। और ठीक है, ये थ्योरी किसकी थी, उन्होंने क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी एक कंडीशन दी थी, और उसमें बोला था कि बच्चा क्या होता है, जो एक चाइल्ड है वो क्या करता है, अपने केयर गिवर की तरफ क्या होता है, केयर गिवर, सीधी सी स्टेटमेंट पूछी थी कि वो मतलब उनको भी रिजेक्ट करता है, उनको भी प्रेफर नहीं करता है, तो वो अवॉइडेंट अटैचमेंट थी। टेंड टू अवॉइड केयर गिवर और पेरेंट व्हेन ऑफर ए चॉइस। दीज चिल्ड्रन वर शो नॉन प्रेफरेंस बिटवीन, मतलब वो कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाते हैं कि अब हम अपने पेरेंट्स को चुनें कि कोई स्ट्रेंजर आया हमारे घर उनको चुने, ठीक है। तो ये एक थ्योरी थी जो आइंसवर्थ ने दी थी, स्टाइल ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट थ्योरीज और भी हैं, एक आइंसवर्थ की थी, बट ये जब नेट का होगा तो उसमें ये ब्रीफली पढ़ना पड़ता है। अब देखो, सिक्योर अटैचमेंट थी, एम्बिवेलेंट इनसिक्योर अटैचमेंट थी, अवॉइडेंट थी, डिसऑर्गेनाइज थी। और मुझे लग रहा है मैं ये क्वेश्चन गलत करके आई हूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों चूज़ किए थे। बट ये क्वेश्चन किस में आया था आपको, MSQ में आया था, और मैंने भी तभी गलत किया ये। अब उसके बाद आ गया, और आपको जीन पियाजे की थ्योरी पूछी हुई थी, उसमें फॉर्मल ऑपरेशन का पूछा हुआ था आपको, और 4 कुछ आपको कंसेप्ट दिए थे। अब मैंने उसका ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी लिखा था, क्योंकि जो बाकी उन्होंने ऑप्शन दिए थे, उसमें उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस डाली थी। अब इस क्वेश्चन में मुझे खुद से डाउट है, तो मैं आपको इसका आंसर नहीं बोल सकती, बट मैंने इसका आंसर ट्रांसपेरेंसी लिखा था। अब मुझे इतने ही क्वेश्चन याद थे जो कि मैंने किए हुए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन थे, अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और ये आ गया आपका जो ए पेपर था, उसमें
जो मैंने अटैम्प्ट किया उसमें तो पहला क्वेश्चन ही फिगर का था, ठीक है। और एक डीआई में आया था रेशियो का, कुछ 10,000 करके दिया हुआ था अमाउंट, और C2 एंड C5 में कुछ बताया था, पूछा था कि इनका टोटल का कितना है। इसको शायद 5% पे रखा हुआ था, और ये शायद इसका 5%। मैंने ये सीधा ऐसे करके निकाला था, 1 मिनट अभी पता लग जाएगा। ये 100% हो गई, तो अगर हम इधर लगाएंगे तो ये इसकी 10% हो गया। हाँ, उन्होंने जो C5 था वो 5% था, ऐसे करके सर्कल आपको ऐसे करके कुछ DI का वो दिया हुआ था ग्राफ। एक 5% पे पूछा था आपको, और एक आपको 20% पे पूछा था, तो ये ओवरऑल 25% बन रहा था। अगर ये 5% है, अब देखो अगर आपको निकालने के लिए कुछ परसेंटेज देते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ये 10,000 है, अगर ये 100% हो गया, इसका 10% कितना होगा, ये आ गया 100 आपका, ठीक है। ये 10% आ गया। अब इसका 5% कितना आ गया, अब ये 100 है, इसका 5% क्या आ जाएगा, सीधा आपको पता है, अगर ये इतना है तो 50 आ जाएगा ना। अब आप इसका 2% भी निकाल सकते हो आगे कितना है, ठीक है। अब 2% कैसे निकालोगे, अगर 100 आ गया आपका 10%, ठीक है। अब 1% कितना आ गया 10, 2% कितना आ जाएगा 20। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं जब आप DI करते हो। अगर आप उधर पूरा ये लेके बैठ जाते 1 से लेके 20, और इसका आंसर कुछ 2500 था, सिंपल से निकल रहा था क्योंकि 10% आपके पास क्या आ गया, 1000 आया था। 20% 2000 आ जाएगा ना, और 5% कितना आ गया 500। तो इन दोनों को प्लस करके ये आंसर था इसका कुछ और ये शायद 1 ही नंबर का आया था। फिगर वाला आपका 2 नंबर का था। कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे थे सीटिंग अरेंजमेंट पूछा हुआ था, और डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आया था, और इसका मैंने शायद से साउथ लिखा था। अब मुझे नहीं पता कि ये ठीक था कि गलत, कि अगर अगर आप अपने एक पर्सन था, आई एम सॉरी, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था आपको ए पेपर में। उसमें क्या पूछा था ना उन्होंने, शायद एक इंसान है, वो अपने एक पर्सन मतलब अपने रूम से बाहर निकल रहा है, और जो सनरेज पड़ रही हैं तो उसकी शेडो कहाँ बन रही है, उसके साउथ में बन रही है, और जो बिल्डिंग है उसके घर के पीछे है। तो जो मैंने एस्टिमेट लगाया था ऐसे कि ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया आपका साउथ, ये आ गया ईस्ट, और ये आ गया आपका वेस्ट, है ना। ऐसी होती है ना डायरेक्शन। अब अगर इधर से आपका मतलब सनराइज़ हो रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में, अगर आप इधर से निकल रहे हो तो आपकी शेडो कहाँ बन रही है, इस साइड बनेगी ना। अगर आपका घर इधर से है, डायरेक्ट निकल रहे हो, शेडो इस साइड बनेगी, और बिल्डिंग आपके नॉर्थ में आएगी। तो मैंने ऐसे करके इसकी कुछ हिंट लगा के इसका साउथ था आंसर, ठीक है। अब आपने जो जो लगाया होगा तो जब आंसर की आएगी तो पता लग जाएगा। अब उसके बाद जो बी पेपर था उसमें मैक्सिमम उन्होंने कंप्रीहेंशन ही पूछे थे, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से पैराग्राफ दिया था, और कुछ आपको अरेंजमेंट करने के लिए दिए थे सेंटेंस के, ठीक है। एक कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिया था जो कि कश्मीर की टूरिज़्म के ऊपर था। तो मैं खुद का बताती हूँ, मैंने इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे, और इसमें से सिर्फ 5 किए थे। तो मैंने जो पेपर अटैम्प्ट किया था वो मैंने साइकोलॉजी का ही किया था मेन। आई होप कि आप सबका भी पेपर अच्छा हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसमें से कोई डाउट लगा, या आपने जो आंसर लिखे हैं आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर मेरे कोई गलत है तो आई एम सॉरी। अब जब इसका ऑफिशियल वो एक कुछ आंसर की रिलीज़ कर देंगे तो फिर ये जो 40 के 40 हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के अच्छे से पूरी इसकी बता दूँगी। बट अभी तक के लिए मैं इतना बता सकती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।